हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो टाइप्स आपको बता दिए थे। आज इस वीडियो में आपको थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन a more reactive element displace less reactive elements from its compound. When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। मतलब जब कोई एक परमाणु या आयन किसी यौगिक से उसके परमाणु या आयन को हटा दे, उसकी जगह पर खुद आ जाए, तो ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, हम इसका आपको फार्मूला बताते हैं। जैसे कि समझिए आप, मान लीजिए हमारा इसका फार्मूला है, सपोज दैट हम मानते हैं हमारे पास एक कोई कंपाउंड था ए बी। इसके पास क्या हुआ, हमने सी इसमें इंक्लूड कर दिया। सी इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया। तो सी ने क्या किया, ए को, इस ए बी कंपाउंड से एलिमेंट ए को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और इसकी जगह पर क्या हो गया, ये खुद आ गया, यानी कि हमारा बन क्या गया, इसका मतलब हमारा बन गया BC। और ए क्या हुआ स्टूडेंट, डिस्प्लेस हो गया। तो जैसा कि आप समझ गए कि इसमें क्या हुआ बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड था AB, जिसमें हमने एक अदर एलिमेंट ऐड कर दिया, अदर एटम ऐड कर दिया, अदर आयन ऐड किया, जिसने AB से A को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और क्या बना दिया, BC कर दिया। ए अपना क्या हो गया, अलग हो गया। दिस इज अ फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, आप समझ गए होंगे। ए बी हमारा एक कोई यौगिक था, उसमें जैसे ही हमने सी डाला, इसने क्या किया, ए बी से ए को हटा करके बी सी बना दिया। बच्चों, जैसे कि अच्छा, ऐसे बच्चों क्यों किया, मैंने साफ साफ अपने डिफिनेशन में लिखा है, व्हेन आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब एक ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ किसी कम अपक्रियाशील पदार्थ को अपने उसके कंपाउंड से, उसके यौगिक से हटा दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा आप सभी लोग समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ए बी एक हमारा यौगिक था, कंपाउंड था, जिसमें हमने जैसे ही सी डाला, सी ने क्या किया, ए को उसके प्लेस से रिमूव कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह पर खुद आ गया। तो बच्चों, ऐसा कब होगा, ऐसा होने की कंडीशन क्या है, ए सी ए को कब रिमूव कर पाएगा, कब डिस्प्लेस कर पाएगा, जब सी ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तब जब सी खुद ही ए से कम रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यह ऐसे होता है। अब इस, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉपर सल्फेट। क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हम बता रहे हैं। कॉपर सल्फेट में बच्चों क्या करते हैं, हम जिंक ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जिंक। तो कॉपर सल्फेट जो जिंक है, जिंक क्या है बच्चों, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से इसकी रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता क्या है, कॉपर से जिंक की अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस कंपाउंड से, मींस कॉपर सल्फेट से जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, बनाएगा क्या बच्चों, बना देगा जिंक सल्फेट 20 ZnSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बच्चों, आपने इस रिएक्शन में क्या देखा कि कॉपर सल्फेट था, जिसमें हमने क्या किया बच्चों, जिंक डाल दिया। जिंक कैसा था, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, मोर रिएक्टिव देन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट इजिली, है ना। अगर यदि बच्चों क्या होता, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती, तो ऐसा नहीं हो पाता। सबको फार्मूले में देखो, ए बी हमारा एक कंपाउंड था, उसमें हमने सी ऐड किया, सी जो था ए से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए बी ने क्या किया, अपने अंदर से ए को हटा दिया और सी को खुद में
मिला लिया, ऐड कर लिया और क्या बन गया Bc। सेम कंडीशन यहाँ पर बच्चों, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट में जैसे ही हमने जिंक ऐड किया, जिंक की रिएक्टिविटी जो है बच्चों वो कॉपर से क्या है, ज्यादा है, इसलिए जिंक ने क्या किया बच्चों, कॉपर सल्फेट से कॉपर क्या किया बच्चों, हटा दिया और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया। कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया। लेकिन बच्चों अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये कैसे जाने कि कौन सा किसको हटा देगा, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बात हम बच्चों कैसे जाने, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए बच्चों हमको पता होनी चाहिए रिएक्टिव सीरीज। क्या पता होना चाहिए बच्चों, रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज क्या होती है बच्चों, पहले हम आपको यहां पर एक रिएक्टिव सीरीज दिखाते हैं। देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 45 पर रिएक्टिव सीरीज दे रखी है। लेसन नंबर 3 में पेज नंबर 45 पर रिएक्टिव सीरीज दे रखी है। ये हमारी रिएक्टिव सीरीज है। रिएक्टिव सीरीज देखिए स्टूडेंट क्या होती है बच्चों, हमारी रिएक्टिव सीरीज में पहले कौन होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फेरस मीन्स आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में स्टूडेंट जो एलिमेंट हमारा, जो मेटल हमारा ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। मतलब अगर हम रिएक्टिव सीरीज देखें, यदि हम रिएक्टिव सीरीज देखते हैं स्टूडेंट, तो पोटेशियम को कहाँ मिलता है, सबसे ऊपर। इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, गोल्ड, है ना बच्चों। सबसे कम रिएक्टिव कौन है बच्चों, गोल्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम से कम कौन है, सोडियम। सोडियम से कम कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम से कम कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से कम जिंक। जिंक से कम फेरस। और स्टूडेंट्स जब ये हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो हमको ये रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए, ये रिएक्टिव सीरीज हमको पता होनी चाहिए, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। अगर हमको रिएक्टिव सीरीज नहीं मालूम है तो बच्चों हम कैसे ये पता करेंगे कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है भाई, है ना। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस तभी कर पाएगा ना जब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर कॉपर से कम रिएक्टिव है स्टूडेंट तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जरा अपने रिएक्टिव सीरीज में देखते बच्चों क्या है, देखो जिंक ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे। इससे पता चलता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा उसके प्लेस से, और उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, खुद को ऐड कर लेगा। तो बच्चों याद रखना, रिएक्टिव सीरीज में जो भी एलिमेंट हमारा ऊपर है वो अपने से नीचे वाले के क्या करेगा, हटा सकता है, जबकि नीचे वाला कभी अपने ऊपर वाले को हटा नहीं सकता है। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा। लेकिन अगर हमारे पास उल्टा होता है, मान लो हमारे पास क्या होता है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड कोई है उसमें हम लेस रिएक्टिव डालते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो बच्चों, जैसे आप अगर आपके पास कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को हटा देगा, जबकि कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो बच्चों याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बट हमें हमेशा ये सीरीज याद रखनी होगी। इसमें जो एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट नीचे है वो कम रिएक्टिव है। कम वाला कभी ज्यादा वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बल्कि ज्यादा वाला कम वाले को आसानी से रिप्लेस कर सकता है बच्चों। अब जरा यहाँ पर एक हम देखते हैं और रिएक्शन। मान लो बच्चों हमारे पास क्या होता, यही कॉपर सल्फेट होता। क्या होता, कॉपर सल्फेट होता बच्चों। और इसमें अगर हम क्या करते, Ag डालते, Ag बोले तो सिल्वर डालते, तो बच्चों क्या होता, जरा हम सीरीज देखते हैं। कॉपर देखो ऊपर है, सिल्वर कहाँ है बच्चों, नीचे है। तो कॉपर
सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। जब कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर खुद ही कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो इस केस में क्या होगा, सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर बच्चों कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं बच्चों। हाँ, यहीं पर Ag के प्लेस पे जिंक होता तो रिएक्शन हो रही थी। इससे आपको क्या दिखा, जिंक जो था कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। जबकि बच्चों Ag क्या था, सिल्वर क्या था, कम रिएक्टिव था, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये कॉपर को नहीं हटा पाया, इससे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों हम देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम फिर से देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास Fe2O3। Fe2O3 बच्चों क्या होता है, Fe2O3 बच्चों होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों फेरस ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। बच्चों आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, जिसको आयरन या फेरस दोनों बोलते हैं, तो इसको हम आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास आयरन ऑक्साइड था, इसमें क्या, ये हमारा क्या है, कंपाउंड आयरन ऑक्साइड, दो चीजों का मिक्सचर है, कंपाउंड है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें हम क्या करें, मान लो एल्युमिनियम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऐड। अब बच्चों हमको ये बताना है कि यहाँ रिप्लेस कौन होगा, डिस्प्लेस कौन होगा, डिस्प्लेस होगा फेरस। फेरस की जगह पे कौन आएगा, एल्युमिनियम। लेकिन बच्चों हमको पहले ये तो पता होना चाहिए, मेन प्रॉब्लम तो ये आती है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है या फेरस ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमको ये पता होना चाहिए किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, एल्युमिनियम की या फिर आयरन की। अगर एल्युमिनियम की ज्यादा होगी तभी तो ना वो आयरन को हटा पाएगा, नहीं तो कैसे हटाएगा भाई, ये खुद ही कम रिएक्टिव होगा। एक ज्यादा पावरफुल इंसान एक कम पावरफुल इंसान को बड़ी आसानी से हटा देता है, जबकि एक कम पावरफुल इंसान एक ज्यादा पावरफुल इंसान को हटा सकता है, कभी नहीं हटा सकता। ये प्रकृति का नियम चला आ रहा है बच्चों। तो वही देख लीजिए, हम देखते हैं अगर एल्युमिनियम हमारा फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है तब तो इसको हटा देगा, अगर वो कम रिएक्टिव है तो ये नहीं हटा पाएगा। चलिए इसको जानने के लिए हम आते हैं अपने कहाँ, सीरीज पर। देखते हैं अपना सीरीज, फेरस ज्यादा रिएक्टिव है या एल्युमिनियम। आ जाइए बच्चों, देखते हैं हमारा फेरस कहाँ भाई साहब, फेरस फेरस फेरस, ये रहा फेरस। दूसरा हमको हटाया कौन, हटाएगा एल्युमिनियम। जरा देखिए एल्युमिनियम कहाँ पर है, फेरस से ऊपर है नीचे, ऊपर होगा तो हटाएगा, मोर रिएक्टिव होगा हटाएगा, लेस रिएक्टिव होगा नहीं हटाएगा, बिल्कुल नहीं हटाएगा। जरा देखिए क्या है, एल्युमिनियम। ये देखिए फेरस से ऊपर जिंक और जिंक से ऊपर भी एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम जो है हमारा फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है, और वो क्या करेगा, फेरस को हटा करके खुद क्या होगा, नया कंपाउंड बना लेगा। तो बच्चों देखा आपने, एल्युमिनियम क्या था, फेरस से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए क्या हुआ, एल्युमिनियम फेरस को बिल्कुल इजीली हटा देगा और क्या बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। देखो जरा बच्चों कैसे बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जस्ट दिस वे बनाएगा हमारा Al2O3, Al2O3 जो कि क्या है बच्चों हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। देखा बच्चों आपने, यहाँ पर क्या हुआ, फेरस यानी कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्युमिनियम, इसलिए उसने क्या किया, आयरन को हटा करके क्या बना दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। और हमारा जो भाई फेरस था यानी कि आयरन था, वो क्या था, एल्युमिनियम से कमजोर था, इसलिए वो क्या हुआ, अपनी जगह से हट गया। और इस तरह से देखा आपने क्या हुआ, फेरस यानी कि आपका आयरन भाई साहब क्या हुआ, हट गया उस जगह से, और किसको प्लेस दे दिया बच्चों, आयरन ने प्लेस दे दिया। किसको दे दिया आयरन ने प्लेस, आयरन ने अपना प्लेस दे दिया किसको, एल्युमिनियम को, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा क्रियाशील था, मोर रिएक्टिव था किससे, फेरस से, इसीलिए फेरस को हटना पड़ा और एल्युमिनियम के लिए जगह खाली करनी पड़ी। आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। अब देखो बच्चों, यहीं पर अगर हमारे पास क्या होता, मान लो हमारे पास बच्चों फेरस ऑक्साइड होता, फिर से देखिए, मान लो हमारे पास Fe2O3 बोले तो यही वाला फेरस ऑक्साइड, और इसमें हम क्या किए होते बच्चों, इसमें मान लो हम कॉपर ऐड किए होते, क्या ऐड किए होते, कॉपर ऐड किए होते। तो बच्चों जरा आप सीरीज देखिए, कॉपर कहाँ है, फेरस से नीचे है, मतलब रिएक्टिविटी क्या है बच्चों, इसकी बहुत ही
कम है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए कॉपर क्या करेगा, कॉपर कभी भी फेरस को हटा नहीं पाएगा, और नहीं हटा पाएगा तो क्या होगा बच्चों, नो रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज भी आप समझ गए होंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ गए होंगे। फिर से रिपीट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज्यादा पावरफुल एलिमेंट मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, जबकि एक कम रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, कम अभिक्रियाशील जो एलिमेंट होता है, उसको ज्यादा रिएक्टिव आने से खुद को हटना पड़ता है। उसके लिए देखा क्या करनी पड़ती है, खाली करनी पड़ती है। लेकिन अगर आने वाला कम रिएक्टिव है तो ऐसा बच्चों कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कायदे से समझ गए होंगे। अब आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं, है ना। देखिए जैसे वाटर H2O, उसमें हमने ऐड किया सोडियम, सोडियम है ना। तो वाटर, सोडियम क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, वाटर को से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। आप देखो सोडियम जो होता है, आप यहाँ देखो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन जो है कम रिएक्टिव है। तो इतना ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करेगा, कम रिएक्टिव को सिंपली क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो वाटर से जैसे ही सोडियम मिलाएंगे क्या होगा, NaOH बन जाएगा। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल जरा इसको हम बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। हम एरो के इस तरफ देखते हैं रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट पे ध्यान देते हैं। तो रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, देखो इस तरफ 2 हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन कितने बच्चों, 1 और 2 कितने हो गए, 3, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखो इस तरफ बच्चों 1 है, इस तरफ देखो कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन तो बैलेंस है। सोडियम देखो बच्चों इधर 1 है, इधर कितना है, 1 ही है, सोडियम में बैलेंस है। तो बैलेंस मेरे पास बच्चों क्या नहीं है, मेरे पास बैलेंस केवल और केवल कौन नहीं है, हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो ना हम क्या करें, हम जरा एक बात को ध्यान दें, हमको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें बच्चों, मान लो हम यहाँ पर अगर 2 रख दें, क्या रख दें, 2, तो 2 से क्या होगा, देखो हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4। यहाँ कितना है हमारा, 3 और 1 4, यहाँ बच्चों हम 2 रख दें। अब जरा देखो तो हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4, इधर भी कितना 4। अब और चीजें हमको चेक करनी पड़ेंगी। ऑक्सीजन देखो 2 1 जा 2, यहाँ कितना भी 2 1 जा 2। सोडियम बच्चों इधर 1, इधर 2 1 जा 2, यानी कि ज्यादा हो गया, उधर क्या करेंगे, इधर 2 रख देंगे, हमारी रिएक्शन में क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। ऐसे में आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो बच्चों जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, NaCl है, क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हम क्या मिलाते हैं बच्चों, पोटेशियम मिला देते हैं। देखो सोडियम लेस रिएक्टिव, पोटेशियम ज्यादा, वैसे दोनों बहुत रिएक्टिव हैं, बट सोडियम से कंपेयर में पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो बच्चों क्या बना देगा, ये बना देगा KCl, और सोडियम में क्या करेगा, अलग कर देगा। मतलब सोडियम क्लोराइड में जैसे ही हम पोटेशियम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बच्चों, तुम्हारा क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और सोडियम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ चुके होंगे। अब इसके बाद बच्चों हमारा आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है, वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, है ना। एक ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ, अणु, परमाणु, आयन क्या करता है, दूसरे कम रिएक्टिव को क्या करता है, ज्यादा क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील को हटा देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा, इसका आयन उसके पास, उसका आयन उसके पास। समझे बच्चों, जैसे मान लो आप 2 फ्रेंड्स थे, बढ़िया आपका कॉम्बिनेशन चल रहा था, उधर कोई और 2 फ्रेंड थे, बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा था। आप लोग गए एक किसी पार्टी में साथ में, चारों लोग एक दूसरे से मिले। अब हुआ क्या, उसमें उसका फ्रेंड आपके साथ ऐड हो गया, आपका फ्रेंड उसके साथ ऐड हो गया, मतलब अदला बदली। आपका फ्रेंड उसके साथ शिफ्ट हो गया, उसका फ्रेंड आपके साथ शिफ्ट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट में क्या था, आप थे, आपका फ्रेंड था, कोई थर्ड पर्सन आया जो आपसे ज्यादा रिएक्टिव था, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव था,
तो आपका जो फ्रेंड था, जो आपका साथी था, वो क्या हुआ, उसके साथ चला गया और आप क्या हो गए, कम रिएक्टिव होने की वजह से आप सिंगल रह गए, आपके मित्र ने आपका साथ छोड़ दिया। तो वहां क्या था भाई, डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये दो फ्रेंड एक जगह पर किसी पार्टी में मिलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अदला बदली, इनका फ्रेंड इनके साथ हो जाता है, इनका फ्रेंड इनके साथ होता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है, ये इनके साथ और ये इनके साथ। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और हम आपको अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करते हैं, समझाते हैं जरा। तो बच्चों अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या समझा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आया, उसने क्या किया, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से लेस रिएक्टिव को हटा दिया और खुद ऐड हो गया। मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अधिक क्रियाशील वाले ने कम क्रियाशील को क्या किया, हटा दिया, उसे हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चों, दो कंपाउंड, दो है ना, एक कंपाउंड होगा एक कंपाउंड होगा, दोनों कंपाउंड के आयन क्या करेंगे, एक दूसरे में डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब अदला बदली कर लेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, मतलब दोनों तरफ से विस्थापन हो जाए। हमने क्या लिखा है, दो रिएक्शन। देखिए पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला में मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है AB, दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, CD। AB और CD, यहाँ पर बच्चों होता क्या है, यहाँ पर ABCD दो कंपाउंड होते हैं, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो B किसके साथ चला जाता है, C के साथ। B क्या चला जाता है, C के साथ, और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या होता है, BC। फिर बच्चा A और D, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं बच्चों, AD बना लेते हैं। तो देखा आपने, एक कंपाउंड हमारे पास क्या था, AB, दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या था, CD। AB और CD जैसे ही आपस में मिले, बी ने क्या किया, ए का साथ छोड़ा, और सी ने क्या किया, डी का साथ छोड़ा, तो यहां से क्या बन गया, बीसी बन गया। इधर से बचा ए, इधर से बचा डी, दोनों मिलके क्या बना लिए, एडी मिला दिए। मतलब दोनों कंपाउंड्स में बच्चों क्या हुआ, अदला बदली हो गई, इसका वाला उसके साथ, उसका वाला उसके साथ, और दो अलग तरह के दो सेपरेट तरह के, दो अलग तरह के क्या हुए, कंपाउंड बन गए। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल आप जो है, पहले तो हमारा क्या डेफिनेशन देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब दो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आयन का एक्सचेंज करके, आयन की अदला बदली करके क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, आयन का अदला बदली करके क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड बनाने के लिए, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब दो रिएक्शन इन विच two compound react by exchange of ion to form two new compounds are called double displacement reaction। मतलब अगर दो कंपाउंड आपस में इस तरह से रिएक्शन करें कि आयन की अदला बदली कर लें, इनके आयन उनका आयन उनके पास, उनका आयन उनके पास, तो दो अलग तरह के क्या होंगे, हमारे कंपाउंड बनकर आ जाएंगे। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फार्मूले में आपने देखा, AB एक कंपाउंड था, CD एक कंपाउंड था, AB से B क्या हुआ, निकल गया, और CD से C निकल गया, तो क्या बन गया, BC बन गया। और बच्चा यहाँ से A, यहाँ से D, दोनों मिलके क्या बना लिए बच्चों, AD बना लिए। मतलब दोनों कंपाउंड में आयन की अदला बदली हो गई, और इसी को हमने बच्चों क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है बच्चों, जब यौगिक के आयन एक दूसरे, दो हमारे पास यौगिक हो, दोनों में क्या हो, आयन एक दूसरे में बदल जाए, इसका आयन उसके पास हो जाए, उसका आयन उसके पास हो जाए, और दो अलग तरह के यौगिक बनकर आ जाएं। तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने देखा, एक यौगिक हमारे पास था AB, एक था CD, मतलब एक कंपाउंड हमारे पास था AB, एक कंपाउंड था CD। हुआ क्या भाई, दोनों बदल गया, ABC से मिलकर BC बना लिया, AD से मिलकर AD बना लिया। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब इसी का जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, AgNO3
AgNO3 बोले तो क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में बच्चों जैसे हम क्या मिलाते हैं, NaCl। क्या मिलाते हैं, NaCl। सिल्वर नाइट्रेट एक अलग कंपाउंड है। और सिल्वर सोडियम क्लोराइड, NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक अलग रिएक्शन है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें Ag क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से अलग हो जाएगा और क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन, पहले दोनों टूट जाएंगे तो Ag और Cl मिलके क्या बना देगा, AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाएगा बच्चों, सिल्वर क्लोराइड बना देगा। और क्या हुआ, यहाँ से सोडियम, यहाँ से नाइट्रेट मिलके क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। समझ गए। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में जैसे हमने मिलाया सोडियम क्लोराइड NaCl, तो बच्चों क्या हुआ, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो गया। Ag का आयन Cl से आयन से मिलकर AgCl सिल्वर क्लोराइड बना लिया। सोडियम का आयन NO3 के आयन से मिलके सोडियम नाइट्रेट बना लिया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। दूसरा देखिए बच्चों, देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरे में क्या है, देखो बच्चों हमारे पास NaOH है। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर हमारे पास क्या है, HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, HCl हमारा क्या है, एक अम्ल है। तो जैसे ही हम एक क्षार एक अम्ल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अपक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अपक्रिया, है ना बच्चों। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने इसमें क्या मिलाया, HCl सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, क्या बच्चों, आयंस के ट्रांसफर हो गए, आयन अदला बदली हो गए, ट्रांसफर ऑफ आयन हो गए। इसके आयन इसमें मिल गए, इसके आयन इसमें मिल गए। इस तरह से बना गया बच्चों NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, जो कि क्या हमारा साल्ट है, नमक, जो नमक हम खाते हैं वही NaCl। और क्या बन गया बच्चों, H2O यानी कि वाटर बन गया। तो आपने इस रिएक्शन में क्या देखा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे आपस में मिले, क्या हुआ बच्चों, दोनों के आयन एक दूसरे में बदल गए और इस तरह से क्या बना दिया उसने, NaCl और H2O यानी कि साल्ट और वाटर बना दिया। दूसरा देखो बच्चों, CuSO4। CuSO4 क्या है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं CuSO4 है कॉपर सल्फेट। क्या बच्चों, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जैसे हमने क्या मिलाया, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाया। क्या मिलाया, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जैसे ही H2S मिलाया, दोनों में क्या है, आयंस का ट्रांसफर हो गया। इसके आयन इसके पास, इसके आयन उसके पास। इस तरह से जब आयन का ट्रांसफर हुआ तो नए कंपाउंड दो तरह के बने। एक क्या बना, CuS बना बच्चों, CuS यानी कि कॉपर सल्फाइड। और दूसरा क्या बना बच्चों, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर हमारा पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लेक्चर समझ में आया है तो हमारे साथ बने रहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं और अपना इस लेसन का जो आगे का पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।